नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति आज का विषय। कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, कानपुर क्षेत्र में। 8 पुलिस वालों को एक बदमाश ने घात लगाकर मार दिया। बड़ी दुखद घटना है और मैं उन लोगों की आत्मा को श्री प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दे और उन परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। लेकिन मैं कुछ बेबाक बोलता हूँ। सत्य के दर्शन करना जब मुझे बोध होता है तो कोशिश करता हूँ कि दूसरों को भी हो। इसलिए मैं थोड़ा सा लोगों को ऑकवर्ड लगता है कई बार। लेकिन मैं क्योंकि पढ़ता भी हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो भी सत्य है वो बेबाकी होता है, क्योंकि सच्चाई बताना और बोलना बहुत ही साहस का काम है। और साहस वही कर सकता है जिसका जीवन सीधा सच्चा हो। ऐसे एक प्रसंग के साथ मैं शुरू करूँगा। 2 प्रसंग बताता हूँ। एक तो मैं 1984-85 के आसपास की बात होगी। मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैं अखबार में वैसी बातें कम पढ़ता हूँ, आर्टिकल ही पढ़ता रहता हूँ। बीच बीच में गायब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं या इधर उधर के से, तो अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं अभी काफ़ी समय से अखबार भी नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन 1985 घटना होगी, मैं बता रहा हूँ कि एक लेख लिखा था कि आने वाला समय भारत का यह आएगा, जितना इस समय जनता पुलिस से डरती है उतनी ही कभी बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि पुलिस डरने लगेगी। और ये 86 के बाद मैं बताऊँ 90-95 में ही मैं तो मेरठ मुझे रहता हूँ, वहाँ पर भी ये स्थिति थी कि पुलिस बैकफुट पर आ गई थी। धीरे धीरे अब आ ही रही है। तो ये घटना में 86 में कितने बड़े विचारक होंगे जिन्होंने लिखा था। और ये चक्रात हो रहा है, ये 8 हत्याएँ यहाँ होना, ये सब भय निकल जाना एक कानून व्यवस्था का, ये उनका चिंतन सत्य सिद्ध हो रहा है। दूसरी घटना जो मैं बेबाक के ऊपर बता रहा हूँ, तैमूर लंग क्रूर लुटेरा था, आतताई था और अच्छा उसका व्यक्तित्व तो नहीं कहेंगे, आक्रमणकारी थे। हमारे देश पे भी उन्होंने शासन किया है। तो बताते हैं उनके कोई कवि थे, वे कहते हैं कि जो आसपास के रहने वाले मित्र हों या राष्ट्र कवि हों, विचारक हों, लेखक हों, इतिहासकार हों, अगर वे पिछलग्गू होंगे तो उनका इतिहास उन्हें माफ़ नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेबाक होते हैं, उनको याद किया जाता है, सम्मान होता है। हालांकि इतिहास ये कहता है जो बेबाक है, जो स्पष्ट है, वो जीवन में विफल ही होता है। जैसे गांधी जी, अरस्तु, अन्य ऐसे देख लेना जिनकी फेल हुई है, फेल ही कहेंगे कि उनकी हत्या हुई, अरस्तु को जहर दिया गया। विवेकानंद नहीं, दयानंद जी, विवेकानंद जी, दयानंद जी का भी सामाजिक विरोध है, उनको भी जहर देके मारा गया। अगर वो थोड़ा समय जिंदा रहते तो शायद देश का परिदृश्य दूसरा होता। तो ये विफल कहेंगे हम इनको, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी विफलता को भी सुनना पसंद करते हैं लोग। स्वीकार करें ना करें, तात्कालिक स्थिति के कारण, वर्तमान लाभ के कारण उनको नज़रअंदाज कर दें, लेकिन आत्मिक सम्मान उनका मिलता है या देते भी हैं। और वो ये एक्सक्यूज़ करके कहते हैं कि अरे क्या मिला उनको, तो क्या मिला नहीं देखना। मुझे या आप सबको ये देखना चाहिए कि हमें जैसी स्थिति दिखाई दे उसको वैसा ही बताएं, जिससे कि वो सामने वाला अगर सत्ता में है, कैसे भी है, तो वो भ्रमित ना रहे, भ्रम में ना रहे। तो मैं तैमूर लंग के ऊपर आ जाता हूँ। उनके कवि थे कोई अहमदी। तैमूर लंग कुछ गुलाम खरीद कर लाए, एक गुलाम लाए होंगे। उन्होंने उनसे पूछा, बताओ उनकी कीमत क्या होगी। उन्होंने कहा 4 टके। कहले क्या बात कर रहे हैं आप, मैं 5,000 के खरीद के 5,000 अशरफी के लाया हूँ खरीद के। कहले लाए होंगे तो आपने 4 टके कैसे कह दी। कि जो व्यक्ति सामाजिक बुराइयों का मुकाबला नहीं कर सकता उसकी कीमत क्या होगी, 4 टके ही होगी। ऐसे जब उन्हें लगा कि अच्छा आपने इनकी 4 टके, तो मेरी क्या कीमत होगी। आप देखें, जिस तैमूर लंग ने भारत में आतंक मचाया हो, उसका एक कवि इसलिए वो बहादुर बना रहा होगा ऐसे ही, क्योंकि उसके सलाहकार उसको
वीरता की और उसके वास्तविक स्थिति की या भ्रांतियाँ जो हों, गलतफहमी, उनको दूर करते रहे होंगे, तभी वे यहाँ घुसते आए, कुछ ही हजार लोग आए और यहाँ शासन करिए, यही कारण रहा होगा, ध्यान देना। तो उन्होंने पूछा मेरी क्या कीमत होगी, उन्होंने कहा 2 टके। और तिल मिला के क्या बात कर रहे हैं आप? कहले मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, जो अपनी बुराई नहीं सुन सकता, अपनी गलतियाँ नहीं सुन सकता, उसकी कीमत इस 4 टके वाले से भी कम है। यानी कि जो गलत बात को बर्दाश्त कर रहा है या अपने मतलब के लिए समाज में जो कुरीतियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, उनको हम सहन कर रहे हैं महज अपना मतलब निकालने के लिए, तो हमारी कोई कीमत नहीं है, भले हम धनपति बन रहे हैं। अगर हम कोई हमसे सलाह ले रहा है, हमसे पूछ रहा है और वो अपना परिचय मांग रहा है, तो उसका परिचय जैसे है वैसे ही दीजिए, वो जैसे अहमदी ने दिया है। तो कवि होंगे वो भी। तो तैमूर लंगो बोला 2 टके की है, यानी कि वो अपनी बुराई नहीं सुन सका, तिल मिला गया, तो कहने तुम्हारी कीमत 2 टके की है। ऐसे मैं बोलता हूँ कि भैया ये पता है, पूर्व से निश्चित भी है, सारा खेल कर्मों का ही है, और कर्म से कर्तव्यनिष्ठ कर्म होंगे तो हमको उसी हिसाब से हमें फल मिलता चला जाएगा। भले ही उसमें हताशा, निराशा है, अपमान भी होए, लेकिन आने वाला भविष्य दर्शन जगत का हो या पूर्वा जन्म में भी आए, तो उसका कहीं ना कहीं सुखद परिणाम मिलेगा। और दोनों ही मिलते हैं साथ साथ, सुख दुख जैसे ऐसे कर्मों में, ऐसा तो नहीं 100% हम सही हों। खैर, ये मैं बताना चाह रहा था कि स्पष्ट और बेबाक होना चाहिए। तो मुझे बड़ा दुख है कि कल 8 हमारे पुलिस के सैनिक मारे गए, जैसे वहाँ वो पुलिस वाले मारे गए कानपुर में। मैं एक और बात कहता हूँ कि हमारे पुरखों ने बताया है कि अगर आपको शिकार, मतलब भाषा तो गलत है, कुतिया को बोलते हैं हमारे यहाँ भाषा, अगर आप शिकार कुतिया कर रहे हैं तो हथियार, यानी कि आपकी तैयारी शेर के हथियारों के साथ होनी चाहिए, चाक चौबंद होनी चाहिए। ये कल की घटना हुई हो या मैं अभी लद्दाख में भी बोलूँ, लेकिन है तो दुखद, लेकिन हमारा मुकाबला हुआ, हमारे 20 सैनिक मारे गए। ये भी वही कारण रहा होगा कि सूचनाओं का कमी, दूरदर्शिता की कमी, सामने वाला दुश्मन चालाक है, पूर्व में भी हमें धोखाबाजी कर चुका है, हमने उससे सीखा नहीं। हमें ऐसे ही हथियार से मतलब हमारी भी संख्या बल दाएं बाएं छुपा के हमें रखनी चाहिए थी, लेकिन बताते हैं कि वहाँ भी हमारे सिख पंजाब और कुछ और जा कर के उसका बदला लिया और उनसे हमारे से कई ज़्यादा उनके हमने हताहत किए, मारे गए चाइनीज सैनिक भी। ऐसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जब हम धन पद में आ जाते हैं, सुख में आ जाते हैं, तो हमें उसका जो हमारी जिम्मेदारी उससे उनका निर्वहन नहीं करते। मैं यहाँ फेलियर मानूंगा उस थाना इंचार्ज को, उस क्षेत्र के सर्किल सब इंस्पेक्टर को, जो गांव क्षेत्र उसको मिला होगा, उस बीट कांस्टेबल की, कि आपका सूचना तंत्र जीरो है, कमाई के चक्कर में ही लगे रहते हो। एक बदमाश आपके थाना क्षेत्र में रहता है, उसकी गतिविधियों का आपका कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, आपका मुखबिर तंत्र जीरो। उस हो क्या रहा है कि हम पैसे ले दे करके सिफारिश से थाने पर इंचार्ज बन रहे हैं, तो अफसरों को खुश करेंगे, उन्हें तो कमाई से मतलब है अफसरों को भी, और भूल जाते हैं कर्तव्य क्या है, सभी अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। अब आप देखो आपके इस दुष्परिणाम से क्या, पुलिस का मनोबल गिरा, आपके बच्चे कष्ट भोगेंगे। मैं ये कहूँगा कि जिम्मेदारी सबसे पहले है, तो मैं उन बच्चों को भी बोलूँगा, आगे भी जो किसी भी पोस्ट पर पद पर पुलिस में हो, कहीं भी हो, कि उन बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि अपने माँ या बाप सर्विस कर रहे हैं, तो उनको ये भी बताते रहिए कि आप जिस कार्य पर लगे हैं मम्मी पापा, कि वो भी निर्वहन करिए, सजगता से करिए। ऐसे नेतृत्व से क्या फ़ायदा हुआ? एक बदमाश हमारे मतलब अमूल्य धरोहर को हताहत कर दिया उन लोगों ने। उन बच्चों पे, उन विधवा महिलाओं पे क्या गुजरेगी, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, कितना कष्ट होगा। लेकिन वे कर्तव्य विमुक्ता भी थी कि आपका मुखबिर तंत्र इतना मजबूत नहीं था, आँख बंद करके चले। उस गांव में एक आपको ऐसा मुखबिर नहीं मिला, या दाएं बाएं से आँख बंद करके चल दिए। मैं नसीहत कर रहा हूँ इस समय। अब क्या करेंगे आप? निर्दोषों को भी मारेंगे उसमें, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है। अपना सूचना तंत्र मजबूत करिए, थाना क्षेत्र में सक्रिय रहिए। कमाई भले कम है, तनख्वाह दे रही है सरकार, इतना तो मिल ही जाता है थाने की मंथली इनकम में कि गुजारा हो जाए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो जाए। काहे फार्म हाउस जोड़ने के लिए लग रहे हो? काहे कोठिया इतनी लंबी बड़ी चौड़ी बनाने की जरूरत पड़ रही है? ये भाव छोड़ करके इस पुलिस गरिमा को सम्मान देना है तो अपने कर्तव्य पे आ जाइए। दुखद घटना है, शर्मनाक घटना है। पुलिस या हमारी सेना, ऐसे एक हमारे मुख्यमंत्री हुए, वो प्रधानमंत्री हुए थे,
गठबंधन सरकार में हमारी रो को कमज़ोर किया। पाकिस्तान में यहाँ तक है कि पाकिस्तान में हमारी रो नियुक्त नहीं करती। सेंसिटिव जो कंट्री हैं उनमें जाना पसंद नहीं करते, ऑफिस में बैठ करके ही सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। डोभाल जी से प्रेरणा लीजिए, 7.5-8 साल पाकिस्तान में रहे आईपीएस अधिकारी। आज के आईपीएस अधिकारी पसीना आ जाए तो एसी में घुस जाते हैं। उनकी देखिए क्या कष्ट भोगा होगा उन्होंने। आज उसे अंदाज लगाइए कि वो आज कितने महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री के कितने नज़दीक हैं। तो बताया जाता है कि उन प्रधानमंत्री के कारण हमारी रो कमज़ोर हुई, पाकिस्तान का दुसाहस बढ़ा। इंदिरा जी के समय में पाकिस्तान तराम रहता था, आए दिन उनको सिर दर्द रखती थी इंदिरा जी इस मामले में। लेकिन उनके बाद से मैं नाम नहीं लूँगा प्रधानमंत्री का, लेकिन रो आराम तलब होगी। अभी भी रो के आराम तलब भी है। वैसे तो वो चेक पोस्ट का मैंने बता ही दिया कि हमारे प्रॉपर वहाँ तक पहुँचने का स्थिति नहीं थी। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ इसमें भी। तो मेरा तात्पर्य इतना ही कहने का है कि अपने कर्तव्य पर निर्वाह करिए, बेबाक रहिए। अगर अफसर की जी हजूरी मत करिए, वास्तविक स्थिति बताइए कि यहाँ मुझे इतने साधन। मैं तो थाना अध्यक्ष फेलियर मानूंगा, उन्होंने खुद भी मारा गया, सीओ मरवा दिए। सीनियर अधिकारी को थोड़ी पता होता है, रूट लेवल पर सब इंस्पेक्टर सिपाही, इनकी ड्यूटी होती है सूचना तंत्र इकट्ठा करने की। सीनियर अधिकारी आपको लिबर्टी देगा, फ्रीडम देगा, साहस देगा। ग्राउंड लेवल पर काम आपको ही करना है। खुद भी मारे गए, दूसरों को भी वो करा दिया, पुलिस का मोरल डाउन करा दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनकी आत्माओं को शांति की प्रार्थना करता हूँ और अपनी शरणागत रखे श्री प्रभु, उनके परिवार को आत्मबल दे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि उन्हें थोड़ा इतना चिंतन करने का भी साहस दे कि भाई क्या कारण रहा एक बदमाश के द्वारा साधन सजग हथियारों से लैस फोर्स मारी गई। ये यही कारण था कि केवल हम ऑफिस में बैठ कर के पैसा कमाने की भूख में पागल हो रहे हैं, जो जिम्मेदारी उसे भूल रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ उन बच्चों को, उन परिवार को, उनकी महिलाओं को, माता पिता को, जो भी हैं, उन्हें भी सद्बुद्धि दे और साहस दे। और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कहे कि कर्तव्यनिष्ठ रहें। मैं पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी को भी मैं इसलिए मैसेज देना चाहूँ, नसीहत भी कर रहा हूँ कि इतिहास रचने की कोशिश करिए, धन का कोई नहीं पूछ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।